Hi everyone, welcome to Econiti. In this video, we will be solving money and banking ke, past years. We will be just doing 2025 and 2024 because these questions are covering almost everything which you need to do for your money and banking section. Also, I have also given you the takeaways in the questions of how you should study the topics, not just given in the questions, but otherwise. So I hope when you watch the video, it's helpful for you and all the very best for your net. So let's start with the most latest paper, June 2025. Question number 74. Arrange the following rates in ascending order. मतलब small to biggest. जो रेट सबसे छोटा है वो पहले आएगा एंड सबसे बड़ा बाद में आएगा. Decided in the 54th meeting of Monetary Policy Committee of RBI. Since ये question June 2025 का है, they are asking for the data of December 2024. सबसे पहला टेक अवे क्या है दैट वी ऑलवेज हैव टू रीड द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी एंड गो टू द एग्जाम. मॉनेटरी पॉलिसी की कमिटी जो है वो एवरी 2 मंथ्स बैठती है और एवरी 2 मंथ्स वो रेपो रेट डिसाइड करते हैं और सारे रेट्स जो हैं जो आपके ऑप्शंस में गिवन है ये डिसाइड होते हैं. हमें लेटेस्ट वाली पढ़ के जानी है. अब आपको मैं सिखाऊंगी कि दिसंबर अगर हमने बाय चांस द पॉलिसी नहीं भी पढ़ी हो, पढ़ना तो इज ऑलवेज गुड, बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं रहती, बट इन केस अगर नहीं पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे. सो सबसे पहला आपका जो रिवर्स रेपो रेट है दैट इज योर डी ऑप्शन. ये हमेशा लोवेस्ट होता है आउट ऑफ ऑल यूजुअली. ये वो वाला रेट है जिसपे आरबीआई बैंक से बोरो करता है, राइट. एंड आरबीआई अगर बैंक से बोरो करेगा, आरबीआई बोरोज, तो जितना ये रेट कम होगा उतना बैंक्स के पास इंसेंटिव कम होगा टू लेंड टू आरबीआई. आरबीआई बोरो करता है और इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को देता है. अगर वो रेट कम होगा इट मीन्स कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा कुछ कमाई नहीं हो रही है. जितनी कम कमाई उतना कम इंसेंटिव टू लोन आउट टू आरबीआई, एंड जितना कम इंसेंटिव उतना कम करेंगे. तो ये इंसेंटिव लो रखना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जितना ये कम होगा इट मीन्स कि आरबीआई के पास बैंक्स का कम पैसा है. वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि अगर आरबीआई हमारा ज्यादा पैसा इकोनॉमी का रख लेगा तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी. इस रीजन से रिवर्स रेपो रेट दैट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इसको सबसे कम रखा जाता है. तो अगर आपको रेट याद नहीं भी है तो आपको अगर ये डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पता हो तो ये लोवेस्ट होता है. सेकंड यूजुअली क्या होता है? सीआरआर. तो आई एम पुटिंग दिस एज 1. I'm putting CRR as 2. Cash reserve ratio is simply that हम बैंक्स को कुछ पैसा जो डिपॉजिट्स में से लोन आउट नहीं करना होता है ये वो होता है. थोड़ा सा ज़्यादा आरआरआर से इसलिए है क्योंकि बैंक रन नहीं होगा. अगर बैंक सारे ही पैसे लोन आउट कर देंगे तो फिर इफ पीपल कम एंड आस्क फॉर देयर मनी तो बैंक रन का केस हो जाएगा. तो सीआरआर उससे ज़रा सा ज़्यादा होता है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है वरना अगेन लिक्विडिटी बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगी सिस्टम से. थर्ड ऑप्शन में आपका नंबर पे आता है स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट. ये वो वाला रेट होता है जिस पे बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा रख सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ एनी कोलैटरल. नो, देयर इज नो वेरी डीपर लॉजिक राइट नाउ विद मी दैट मैं बताऊं कि ये सीआरआर से थोड़ा ज़्यादा क्यों होता है, but I can just talk about the definition here. Then comes your repo rate, which is on your fourth number. Reverse repo rate is basically the rate जिस पे commercial banks RBI से borrow करते हैं.
एंड लास्ट में आपका आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये वो वाला रेट होता है जिसपे अगर बैंक्स को ओवरनाइट पैसा चाहिए तो वो मिल जाता है। तो सिंस ये इमरजेंसी के लिए है और ये ज़्यादा इतना इम्बैलेंस प्रमोट नहीं करना चाहता आरबीआई कि एकदम से बैंक बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो ये सबसे हाईएस्ट रखते हैं। तो लेट्स से अगर किसी को एग्जाम में सिर्फ ये पता है कि रिवर्स रेपो रेट लोएस्ट होता है और एमएसएफआर दैट इज योर ए ऑप्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये जानना कि डी सबसे पहले आएगा और ए सबसे बाद में आएगा, ये जिस भी ऑप्शन में हो रहा है वो हमारा आंसर है। तो तीन तरीके थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी हो, या तो ये वाला लॉजिक पता हो कि कौन सा रेट कौन किससे कितना कम होता है, या तो सिर्फ ये पता हो कि लोएस्ट कौन सा होता है और हाईएस्ट कौन सा होता है। ये तीन तरीके थे और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। उसके बाद योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। डेरिवेटिव मार्केट में कुछ जो आपके इन्वेस्टमेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांग रहा है। इस क्वेश्चन में मेरे पास ज़्यादा लॉजिक बताने के लिए कुछ है नहीं। इट्स मोर अबाउट नोइंग द डेरिवेटिव मार्केट वेल। आई कैन जस्ट टेल यू राइट नाउ दैट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर्स 2002 में आया था जून में। एंड जून 2001 में इंडेक्स आया था। उसके बाद आपका जुलाई 2001 में इंडिविजुअल सिक्योरिटीज आया था। एंड नवंबर 2001 में स्टॉक फ्यूचर्स आए थे। एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आपके अगस्त 2009 में आए थे। इस क्वेश्चन का टेक अवे इज द ओनली थिंग दैट आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए हमारे बैंकिंग और मनी के पूरे सिस्टम की। दिस वाज नॉट माय स्ट्रॉन्ग फोटे पर्सनली। तो अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है, तो ये सी होगा पहले। अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता तो मैं इसमें सिर्फ ऐसे ही लॉजिकली सोचती कि फ्यूचर्स काफी बात का कॉन्सेप्ट है। मैं ऐसे सोचना शुरू करती और फिर मैं ऐसे सोचती कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स लुक्स लाइक समथिंग जो फ्यूचर्स आने के बाद ही आया होगा। फ्यूचर्स आए और उसके ऊपर कुछ एडिशन हो गया। तो मैं ऐसी ऑप्शंस ढूंढती जहाँ पे सी और बी ऐसे हो, मतलब सी बी से पहले ही हो। तो उसके बाद मैं 1 या 2 में से कुछ सिलेक्ट करती। एंड फिलहाल तो इन जो मैंने आपको ईयर्स बताए हैं उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। बट मोस्टली सिंस ये बच्चों को याद नहीं होता है तो मैंने आपको यहाँ पे लॉजिकली एलिमिनेशन से या कॉमन सेंस से ही आंसर बताया है। ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू रीड अबाउट ईच टर्म इफ यू वांट टू नो दिस स्टफ इन वेल। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ो, इंटरेस्ट फ्यूचर्स क्यों आए कब आए पढ़ो, इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपके बाकी पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और थ्योरी अच्छा कर लेते हो तो ये पोर्शन पढ़ो। बट मेजोरिटी लोग इस पोर्शन में ऐसा फील करते हैं कि ये कितना भी कर लो खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं यूजुअली कॉमन सेंस ही सिखाती हूँ। ठीक है। सो थर्ड था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो हर 2 महीने में कमेटी बैठती है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, तो वो रेपो रेट को ऑपरेशनल टारगेट बनाते हैं, या रिवर्स रेपो रेट को, या वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट को, या एमएसएफआर को। तो आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन है वीएसीआर। ये रेट आपके कॉल्स का कॉल मनी मार्केट में होता है। ये ऑपरेशनल इसीलिए होता है क्योंकि ये डे एंड नाइट चेंज होता रहता है। इसको ऑपरेट करना एक लार्जर गोल है और रेपो रेट तो एक्ट्स लाइक अ टूल, पर ये आपके इकोनॉमी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो ये दिस इज वन काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जहाँ पे इट्स गुड टू जस्ट रिमेंबर दैट ऑपरेशनल टारगेट की बात हो तो वी ए सी आर इज आर ऑप्शन। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज इतना जाना ही बहुत है नेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग chairman of finance commission in order of their appointment from oldest। अगर मैं इस क्वेश्चन में होती और मैंने ये नहीं पढ़ा है तो मैं सिर्फ ऐसे सोचती कि रंगा राजन तो 2013 के अराउंड ही आए थे, ये बात सबको पता होती है।
मैं ऐसा ऑप्शन ढूंढती जिसमें बी लास्ट में हो, तो मैं थर्ड को तो एलिमिनेट कर देती। और मुझे ये पता है कि जनरली इसमें से नाम लोगों को नहीं पता होते हैं, तो मैं अब आपको हर चेयरमैन की ईयर बताऊंगी अपॉइंटमेंट का, और फिर बताऊंगी कि और कैसे सोच सकते थे। तो जो सबसे पहले थे वो ब्रह्मना रेड्डी थे, 1972 में आए थे। फिर एनकेपी साल्वे 1989 में आए थे। और आपके केसी पंत लेट 90s में आए थे, अपॉइंट हुए थे एज चेयरमैन। एएम खुसरो अर्ली 2000s में थे, and Rangarajan was around 2013. I understand that we cannot remember every chairman with commission, but what we can remember is, अगर हम गूगल पे जाके फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ें और पिछले 20-30 साल को रटने के बजाय ये समझ लें कि इकोनॉमी में उस टाइम क्या चल रहा था, फाइनेंस कमीशन क्यों आता है, कुछ गोल सेट करता है उस साल विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। कोई कभी फाइनेंस कमीशन का गोल होता है दैट दे वांट टू करेक्ट द इन्फ्लेशन, समटाइम्स दे वांट टू इंक्रीज आउटपुट, कुछ भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। अगर हमें ये पता होगा कि किस साल में इंडिया में क्या चल रहा था, जैसे 1991 के अराउंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन एलपीजी की। तो सिंस ये इतना फेमस इवेंट है, सबको पता है कि ये नरसिम्हा कम्युनिटी में हुआ था। तो अगर आपको ये तीन बातें पता है तो इससे आपके फाइनेंस कमीशन के सॉरी आपके कमेटी के भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस साल में आई है वो भी हो गए। माय पॉइंट इज, थोड़ा सा रीड करो इंडिया के बारे में, अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। याद करने के लिए नहीं कह रही, बाई चांस आपने एक बार भी पढ़ा होता कि 1972 में एक इवेंट था वो रेड्डी से एसोसिएटेड है, तो शायद आप ऐसा कुछ सोच पाते कि डी बहुत शुरुआत में ही आना है। तो ऐसे सोच सोच के हम आंसर सॉल्व कर लेते, एंड एनीवे आवर आंसर हेयर इज फोर्थ ऑप्शन, because Brahmana Reddy is the earliest person in this option. The reason I am not going in the details of every commissioner is because ये सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इस वीडियो के बाद ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। सो रीड अबाउट फाइनेंस कमीशंस, द इम्पोर्टेंट कमीशंस, द इम्पोर्टेंट चेयरमैन, और वो किस साल में क्यों आए थे और उन्होंने क्या किया था, अपने आप ये सारी बातें बैठ जाएंगी दिमाग में। हमें ये लिस्ट मैच करनी है कि किस पीरियड, अब देखो जो मैंने ऊपर पढ़ने को कहा उसी में से एक और क्वेश्चन आ गया है। हमें मैच करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिजाइम है, रेजीम, रेजीम का मतलब ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का उस दौरान एम क्या है, वो किस पर फोकस कर रही है। तो अगर हमें ये पता हो कि उस टाइम इकोनॉमी में क्या चल रहा था, तो हम ये मैप कर सकते हैं। जैसे 2016 से इन्फ्लेशन टारगेटिंग है 4 ± 2 का, ये बात सबको पता है। क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन हाई हो गई थी इस टाइम पे। तो अगर ये हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में आइडिया हो तो हम ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, मगअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिस्कल डोमिनेंस जो है आपका 51 में हुआ था। सो पहली बात, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, फ्लेक्सिबल क्यों? बिकॉज ये ± 2 की फ्लेक्सिबिलिटी है। D1 दो ऑप्शंस में है, तो बाकी दो तो एलिमिनेट हो ही गई। बाकी देख लेते हैं। फिस्कल डोमिनेंस इस टाइम पे हुई थी क्योंकि इस टाइम पे सारी मॉनेटरी पॉलिसी इस हिसाब से की जाती थी कि फिस्कल पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एग्जाम्पल, अगर उधार ले रखा है बहुत ज्यादा, तो आरबीआई से पैसा प्रिंट करवाते थे ताकि उधारी चुका सके। हर चीज गवर्नमेंट के खर्चे के हिसाब से होती थी मॉनेटरी पॉलिसी में भी। मनी सप्लाई इज अबाउट मॉनेटरी, इट्स अ मॉनेटरी एस्पेक्ट। मॉनेटरी एस्पेक्ट चलिए इस बात से रहे कि फिस्कल में क्या चल रहा है। फिस्कल क्या होता है? फिस्कल इज अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस, मॉनेटरी पॉलिसी इज अबाउट इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। यहाँ पे जी का खर्चा इतना ज्यादा है कि उन्हें पैसे चाहिए, तो वो आरबीआई से नोट छपवा के मनी सप्लाई बढ़वा रहे हैं। पूरा फिस्कल इस पे डिपेंडेंट, मॉनेटरी इस पे डिपेंडेंट है। तो A2 हो गया आंसर, तो मुझे मिल गया सेकंड ऑप्शन। आंसर तो मुझे मिल गया, पर बाकी ऑप्शंस भी समझ लेते हैं। BS4 मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच। यहाँ पर क्या हुआ था कि मल्टीपल एम्स थे हमारे इस टाइम पे।
आउटपुट भी ठीक करना है, इन्फ्लेशन भी ठीक करना है. Monetary target with feedbacks happened in, sorry, 99. This is, I'm so sorry. This multiple indicator approach happened in 1998 to 2016. And this monetary target with feedbacks happened in 1985 to 1998. मॉनेटरी टारगेटिंग मतलब मनी सप्लाई टारगेट थी. M3 वाला जो एग्रीगेट होता है मॉनेटरी सप्लाई का, मनी सप्लाई का, विच रिमाइंड्स मी टू टेल यू, M1 M2 M3 M4 को अच्छे से पढ़ना. उससे बहुत MCQ आ सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट M1 का है बट M3 का नहीं है, इस लाइंस पे. एंड तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मॉनेटरी टारगेटिंग मतलब M3 को टारगेट करा था विद फीडबैक. फीडबैक मतलब विद इन साल के बीच में अगर उनको लगता था कि ये पॉलिसी वर्कआउट नहीं कर रही है तो वो अपना एम चेंज कर सकते हैं. एज सिंपल एज दैट. लार्जर टेक अवे ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इन टर्म्स को गूगल करिए और इनके बारे में पढ़िए कि ये किस टाइम पे क्यों लगाई गई थी. आपको और अच्छे से ये बातें समझ आएंगी. ठीक है. सो नाउ we will do this passage in some other video. I will create a separate section. For now, let's move on to December 2024. A central bank can increase money supply in an economy by doing what? ये वैसे मैं मैक्रो में करा चुकी हूँ बट मैं फिर से करा देती हूँ. बाय रेजिंग द कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो पैसा, मान लो आपने 100 रुपये बैंक में डाले और 10% कैश रिजर्व रेशियो है, तो वो 90 ही वो पैसा आगे लोन में दे सकते हैं, 10 उनको अपने पास रखना पड़ेगा. तो अगर ये 10-20 हो जाएगा तो आप 80 ही दे सकते हो. तो इससे तो मनी कम क्रिएट हो रही है ना 90 की जगह. तो ये ऑप्शन तो गलत है. बाय परचेजिंग, बाय परचेज, सॉरी ये गलत है. बाय परचेजिंग, बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. हम जब किसी से कुछ परचेज करते हैं तो हम उसके हाथ में पैसा देते हैं. अगर पब्लिक के हाथ में पैसा है मतलब मनी सप्लाई बढ़ रही है. तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. बाय लोअरिंग कैश रिजर्व रेशियो, रेजिंग नहीं है उसी लॉजिक से रेजिंग क्यों नहीं है समझा दिया, तो लोअरिंग तो है. रेपो रेट लो करना, अगर बैंक्स को कम रेट पे लोन मिल रहा है तो वो आगे आपको भी कम रेट पे लोन देंगे, मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगी. तो जो भी ऑप्शन BCD बोल रही है वो आंसर होगा 3. ये रेट्स, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी और बैंक रेट, CRR, ये सबके लॉजिक इकोनॉमी में क्या चल रहे हैं बिल्कुल टिप्स पे रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. पहले ये समझो मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है. जैसे इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम में RBI है, पब बैंक्स हैं. जो भी चीज़ आपके मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है वो आपके मॉनेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं. बैंक्स की वजह से मनी सर्कुलेट हो रही है, लोन मिल रहा है लोगों को. RBI पूरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है. तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इस सिस्टम का पार्ट बनती हैं? गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड. गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में what happens, yes, gold exchange standard is basically that how you can't convert your currency in gold, but you can convert your currency in a currency like dollar जो फिर गोल्ड में कन्वर्टेबल है. तो it it's not important to know इसका exact definition, but the point is exchange rate से जो भी चीज concerned है हाईली, वो आपका मॉनेटरी सिस्टम डिटरमाइन करेगी. ओपेक लग सकता है पर नहीं है. ओपेक का पेट्रोलियम का काम है ज्यादा. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्राइस में इम्पैक्ट करती है बट वो डायरेक्टली मॉनेटरी सिस्टम में कोई रोल प्ले नहीं कर रही. ब्रेटन वुड सिस्टम, ब्रेटन वुड सिस्टम एक्सचेंज रेट्स को एडजस्टेबल बनाने के लिए आया था, लेकिन फिक्स्ड मतलब 20 रुपए है एक्सचेंज रेट बट कुछ होगा इकोनॉमी में तो हम एडजस्ट भी कर देंगे. डायरेक्टली मॉनेटरी सिस्टम. लॉ वन प्राइस ये बोलता है कि आइडियली पूरी वर्ल्ड में ऐसा होना चाहिए कि अगर लेट्स से $1 80 रुपए है
तो अगर इंडिया में एक शर्ट 84 रुपीज की है तो वो एग्जैक्टली बाहर $1 की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया मतलब अगर वो बंदा यूएस से शर्ट ले या उस डॉलर को कन्वर्ट करके इंडिया में आके शर्ट ले, एक ही बात होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको लगे कि इंडिया में महंगा या सस्ता पड़ रहा है। ये बहुत आइडियल केस है, बट ये लॉ ऑफ वन प्राइस बिल्कुल मॉनिटरी बात कर रहा है, तो ये आंसर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक लोगों को पैसा देने के लिए टाइम्स ऑफ क्राइसिस फॉर डेवलपमेंट पर्पस, तो वो नहीं है। सो आंसर इज एसीडी। डिड यू सी? एग्जैक्ट ना पता होने से भी बट बेसिक आइडिया होने से भी आंसर सॉल्व होता है। As teachers also, we can't know everything in the world, but we can teach you how to think even when you don't know. Arrange the following based on their date of establishment from early to latest. Very very important question. मतलब ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, पता नहीं कितनी बार मैंने ये वाला देखा था। दिस डिजर्व्स अ हाईलाइट गाइस। सो आप मैं इस क्वेश्चन में कोई एलिमिनेशन नहीं सिखाऊंगी। मैं आपको साफ साफ इन बैंक्स के साल बताऊंगी और आपको बोलूंगी अपनी कॉपी में लिखो। आईडीबीआई 1964 में आया था। आईएफसीआई 1948 में आया था। और ये ऐसे भी पूछते हैं कि फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा था, तो वो ये है। आईसीआईसीआई 1955 में आया था। और आईआरबीआई 1985 में आया था। तो आंसर इज बेसिकली बी, सी, ए, डी। ये रहा थर्ड ऑप्शन। होमवर्क फॉर यू इज रीड अबाउट दीज बैंक्स। ये क्यों आए थे, उससे आपको एग्जैक्ट ईयर भी नहीं पता होगा, एटलीस्ट ऑर्डर में पता होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक आईएफसीआई था उस टाइम पे। अगर आपको याद भी नहीं होता तो आप कोशिश करती कि ऐसा ऑप्शन मार्क करना है जहाँ बी, आईएफसीआई सबसे पहले हो। और अगर आपको ये बेसिक आइडिया होता कि आईडीबीआई तो 60s में आया था, तो वो बाद में ही लग रहा है, तो ऐसा ऑप्शन जहाँ बी हो और ए या डी बहुत आगे हो, ऐसा ऑप्शन मार्क करना है। ये 1985 है। तो इन बैंक्स के बारे में प्लीज पढ़ लेना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू August 2024. We have to match our list with committee and their aims. Just was what I was telling you in the other question to do. नरसिम्हा कम्युनिटी, नरसिम्हा कमिटी वन जो थी, उसका था दैट आरबीआई शुड विड्रॉ 91 टी बिल्स फ्रॉम द मार्केट। ये उन्होंने इसीलिए बोला था क्योंकि जब नरसिम्हा कमिटी वन आई थी, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट इस टाइम पे गवर्नमेंट आरबीआई से बहुत ज़्यादा लोन ले रही थी। तो आरबीआई कैसे लोन देगी? पैसा प्रिंट करके। और वो प्रिंट जो कर रही थी, इससे मनी सप्लाई बहुत आर्टिफिशियली बढ़ रही थी और मॉनेटरी इम्बैलेंस बढ़ रहा था। तो दे वांटेड कि ये टी बिल्स, आरबीआई को अपने टी बिल्स बंद कर देने चाहिए, इससे इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये उनकी रिकमेंडेशन थी। घोष कमेटी जो थी उसने बोला था फ्रॉड्स एंड मैल प्रैक्टिसेस को बंद करना है। अब आप सोच रहे होगे इतना कैसे याद रखें, तो बस नाम है और एम है, चीजें कॉन्टेक्स्ट के साथ याद होती हैं। पढ़ो ये कमिटीज कम आई थी, उस टाइम इकोनॉमी में क्या चल रहा था। तो अगर घोष कमेटी रिपोर्ट आई ही ऐसे साल में थी, लेट 80s में आई थी, और आपने ये बात पढ़ रखी है कि उस टाइम पे बहुत साइबर क्राइम हो रहे थे, तो आपको पता होगा ना कि मैल प्रैक्टिसेस इन बैंक पे ही कुछ बना होगा। साइबर क्राइम कह रही हूँ, बैंक में गड़बड़ हो रही है। ऐसे पढ़ के जाओ इन रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा। फिर पद्मा नभन कमेटी जो थी, इन्होंने बोला था कि आरबीआई के ऑपरेशंस बहुत स्लो हैं, तो थोड़ा सा इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। पढ़ो ये कमेटी कब आई थी, हाँ आरबीआई में तब क्या लैकिंग्स थी, स्टोरी बना के पढ़ो, एग्जाम में हेल्प होगी। तो C5। वैसे आंसर तो आई थिंक निकल गया होगा। 315 ढूंढना है हमें। सॉरी 314, ये 4 होगा। 314 ये रहा आंसर। सराफ कमेटी, सराफ कमेटी जो थी 1990s में आई थी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 1990s में एलपीजी हुआ था,
तो बैंक्स को बहुत बेटर होने की जरूरत थी, टेक्नोलॉजी इनफ नहीं थी, इसलिए वो टेक्नोलॉजी इश्यूज के लिए आए थे. I have remembered it like that. Please read about it. These committees and their aims are important. Next question. Consider the following statements regarding regional rural banks. रीजनल रूरल बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बारे में जितने नोट्स अच्छे से बना सकते हो बना लेना. ये सेटअप करा गया था नाबार्ड से रूरल एरियाज में टू गिव लोन्स टू फार्मर्स एंड पीपल हु कांट अफोर्ड बैंक के लोन्स जो हायर रेट पे होते हैं. अब वो कह रहा है कि जो भी स्टेटमेंट्स इनसे रिलेटेड करेक्ट हैं उन्हें मार्क करो. फर्स्ट, आरआरबीज वर सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप. ये बात बिल्कुल सही है. चाहे ये बात अगर हमें नहीं पता होती और हमें पता हो कि नरसिम्हा का वर्किंग ग्रुप 1975 में था तो हम ये मार्क कर पाते. कमिटी जो थी वो 91 की थी, वर्किंग ग्रुप 75 का था. ये गलती हम तब प्रिवेंट कर पाते हैं जब हम 2-3 बार गलती कर करके पढ़ चुके होते हैं. मैंने भी पहली बार गलत किया था. बी ऑप्शन. The largest proportion of equity of RRBs is held by sponsor bank. No, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है सब 50%. तो हाईएस्ट उनके पास है. नाबार्ड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ आरआरबीज. यस, नाबार्ड ने सेट किया था. आरआरबीज आर अ लीड बैंक. नो, लीड बैंक वो होता है जो सारे बैंक्स की एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करता है. इस बात का आरआरबी से कोई मतलब नहीं है. आरआरबीज आर प्रोवाइडेड रीफाइनेंस फैसिलिटीज थ्रू नाबार्ड. सारी फैसिलिटीज नाबार्ड ही करता है. तो ABE, sorry, ACE, one option. Which organization has developed UPI system in India in which year? Very clear, NPCL 2016. एंड मोस्टली लोग इसमें RBI कर देते हैं बट NPCL ने किया है. एंड यू शुड नो UPI का फुल फॉर्म. हम सब इतना यूज करते हैं बोलते हैं बट हमें फुल फॉर्म नहीं पता होती. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. आया नहीं है पर व्हाई नॉट टू रिमेम्बर, वैसे भी पता होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. बहुत आसान है. टैक्स, कैश रिजर्व, ओपन मार्केट, ये सब मनी सप्लाई से रिलेटेड है ना. कितनी बार समझा चुकी हूँ मैक्रो में भी और यहाँ भी. टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिस्कल होता है. तो आंसर इज 4. अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट. ये वाले क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें भी होती थी, बिकॉज हमें लगता था वी नीड टू रिमेम्बर देम बाय हार्ट. नहीं, आपको पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाई गई थी, एबॉलिश क्यों हुई, उससे. ना कि हमें साल याद रहता है. एक तो ऑर्डर याद हो गया और दूसरा अगर इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनका काम क्या है वो भी हम मैच द फॉलोइंग में मार्क कर सकते हैं. सो इस क्वेश्चन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1995 में आई थी. अगर आपको ये नहीं भी पता है सो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग. ये जो गैट है जनरल एग्रीमेंट ये 1947 में आया था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिप्लेस किया था. तो ये तो साफ साफ पता है कि बी के आगे ही ए होगा. ये पता होना चाहिए क्योंकि ये भी मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होता और एग्जैक्ट ईयर नहीं भी पता होता पर दिमाग में ये इमेज कि दोनों में करीबन 50 साल का फर्क है तो ये एक दूसरे से बहुत दूर होंगे ऑप्शंस में. तो हमें दिख रहा है कि फोर्थ ऑप्शन तो पक्का नहीं है. 1 2 3 में से ही कुछ लग रहा है. तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अभी बताया था, LPG के टाइम की बात है. हमें ये भी पता है कि GST काफी लेटेस्ट बात है, तो जिस भी ऑप्शन में डी बहुत एंड में है वो आंसर है. और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तो बाद ही है, तो मुझे इतना पता है कि बी बहुत पहले है, ए उसके बहुत बाद है और डी तो पक्का ही बाद में है. तो ऐसा मुझे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है. मैं थर्ड ऑप्शन को मान के चलूंगी. मैं एग्जाम में होती तो इतनी इन्फॉर्मेशन से मैं थर्ड मार्क कर देती. लेट्स सी, अगर मुझे सारे ऑप्शंस करेक्टली पता होते तब मैं आंसर क्या होती और मेरा तुक्का और ऑल इंफॉर्मेशन नोइंग के साथ जो आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं. नाबार्ड 1982, नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक्स, NFBC सब पता होना चाहिए. तो हमारा आंसर बन रहा है बी, ई, ए, सॉरी बी,
ई ए, एक मिनट, सबसे पहला है गैट, फिर आपका है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर आपका है वर्ल्ड ट्रेड, नहीं, फिर आप पहले आपका ई है, सी से भी पहले ई है, और फिर एंड में डी है। तो देखो, हाँ सॉरी, तो मेरा ये तुक्के से गलत हो रहा था, राइट। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मैं तुक्के से टू ही सर्कल करती, क्योंकि मुझे जीएसटी एंड में मार्क करना था और बी सबसे पहले करना था, तो टू ही था मेरा तुक्का। आई एम सो सॉरी। और अगर मैं सही इंफॉर्मेशन जानते हुए भी मार्क करती तो मेरा तुक्का ठीक निकलता विद इवन 60% इन्फो। सो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। देखो, एनबीएफसी की बात करिए, आ ही गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनके बारे में प्लीज पढ़ लेना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी होती है जो बैंक की तरह काम करती है बट पूरी तरीके से बैंक नहीं होती, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। नॉन, तो इनकी स्टेटमेंट्स है, एनबीएफसी द रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1948, नो, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1934। क्योंकि ये ऐसे याद करो, बैंक नहीं है ना, तो आरबीआई एक्ट में नहीं है तो कंपनी, कंपनी है ना नाम में, तो ये गलत है। एनबीएफसी cannot accept demand deposit like commercial banks। कॉमन सेंस, नॉन बैंकिंग है तो बैंक वाला काम नहीं करती, कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो ये बात सही है। ये बात सही है कि एनबीएफसी नहीं करती, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। NBFCs have to invest specific percent of their assets in incumbent improved securities। ये बात सही है, उन्हें सर्टेन सिक्योरिटीज में अपने कुछ परसेंट डालने पड़ते हैं। They are engaged in merchant banking and portfolio management services and are governed by SEBI। Yes. Every NBFC has to create a reserve fund, yes। So these options were very straightforward, nothing more to explain। ऐसा कुछ नहीं है जो आप खुद गूगल करके जो पढ़ोगे उससे मैं कुछ बहुत एक्स्ट्रा या ट्रिकी या इनोवेटिव बताऊंगी। सो टेक अवे एनबीएफसी के बारे में पढ़ो, फीचर्स कब आया था, क्या काम करता है, किस एक्ट में है, तो उस नॉलेज को रखोगे तो अपने आप ऑप्शंस पेपर में हो जाएंगे। तो आंसर में सी डी, बी सी डी ई है, टू। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिट फंड एक्ट आपका कब आया था? 1982 में आया था। एक्सपोर्ट इंडिया बैंक एक्ट 1981 में आया था। एक्सपोर्ट इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बना 1982 में था, बट एक्ट 1981 का है। प्रिवेंशन ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये बहुत लेटेस्ट है। जो भी ऑप्शन में सी एंड में है वो मैं मार्क करूंगी, और फिर मैं चेक करूंगी कि अगर मैं सारे एग्जैक्ट ईयर्स जो मेरे पास लिखे हुए हैं, क्या ये इनसे मैच करता है या नहीं है ऑप्शन। मैंने सिर्फ इस नॉलेज से मार्क करा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में मैंने बहुत रिसेंटली सुना है, तो वो एंड में होगा, तो सी जहां लास्ट में है मैंने मार्क किया है। एग्जैक्ट ईयर्स पता होते हैं तो क्या आंसर होता वो देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया है। नेशनल हाउसिंग एक्ट 1987 में आया है। लोगों को हाउसिंग फाइनेंस मतलब घर खरीदने के लिए पैसा सस्ते में देना, 1987 में। और रीजनल रूरल बैंक्स 1976 का है। रीजनल रूरल बैंक्स आए 1980s में कभी हैं, आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट ईयर, बट हमेशा एक्ट उस चीज के बनने से पहले आया होगा, क्योंकि वो चीज जब बनती है वो एक्ट में रजिस्टर होती है। मार्क करते हैं आंसर। सबसे पहला है ई 1976 वाला, लिखते हैं हम इसको, ऐसे रखो, वन। 76 के बाद आता है 81, टू, 82, थ्री, 87, फोर एंड फाइव। तो ई बी ए डी सी सही है। जो एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के होने से जो मैंने आंसर मार्क करा वो ही सही था। मैं मानती हूँ कि अगर ऑप्शंस में बहुत में एंड में सी होता तो मैं गलत होती, बट माई पॉइंट इज, जस्ट बिकॉज आपको सब कुछ नहीं पता मतलब जरूरी नहीं है कि 100% आपका क्वेश्चन गलत होगा। दैट्स ऑल आई एम सेइंग।
लास्ट क्वेश्चन, कैपिटल इन मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स मार्क करने हैं हमको। वेंचर कैपिटल, यस, जो कैपिटल लोगों के वेंचर में स्टार्ट करने के लिए हम उन्हें देते हैं इक्विटी की तरह। तो इक्विटी शेयर कंपनी का हमेशा एक लॉन्ग टर्म की बात होती है, एंड जब भी हम मनी को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो कैपिटल मार्केट है। विद इन मोर देन अ ईयर जहाँ पे कहीं पैसा लगा के छोड़ देते हो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म। तो ये मनी और कैपिटल मार्केट अच्छे से पढ़ लेना। ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म होते हैं, 91 डेज के होते हैं, एंड 91 के मल्टीपल्स में ही होते हैं ट्रेजरी बिल्स। अगर आपने ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको साफ साफ पता होगा कि ये एक शॉर्ट टर्म बात है, तो ये आंसर नहीं है। सीओडी इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी शॉर्ट रन थिंग, इट्स अबाउट अ सेविंग्स एक्ट, तो ये नहीं है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है, दिस प्लेस इज फॉर ट्रेडिंग शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो शेयर्स आते ही कैपिटल मार्केट है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर जो कॉर्पोरेट्स आपस में एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, तो वो मनी मार्केट है। तो ए और डी सेकंड। होमवर्क, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में रीड करो, कैपिटल और मनी मार्केट के डिफरेंसेस और उनके इंस्ट्रूमेंट सब कुछ पढ़ो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।